वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आई एम पवन, योर इंग्लिश गाइड। आज फिर से हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल वही एनर्जेटिक मोड में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रिपरेशन का एनालिसिस करेंगे और जांचेंगे कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। और अगर लगता है कि अभी तैयारी कम हुई है, अगर लगता है कि अभी तैयारी और करने की आवश्यकता है, तो जुड़ जाओ नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ। आ जाओ, मिलकर मेहनत करेंगे और सफलता की सीढ़ी पर नहीं बल्कि सफलता के दर तक पहुंचेंगे। दरवाजा खोलकर अंदर भी घुसेंगे और इस बार सिलेक्शन फिक्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले बढ़ेंगे सर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उससे पहले आपके कमेंट्स लेने के लिए मैं भाई क्लास को भी तो स्टार्ट कर लूँ ना। अपने मैं फ़ोन में क्लास को स्टार्ट तो कर लूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लो और शेयर कर देना सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर लगता है कि हाँ उसकी भी तैयारी अभी कम हुई है तो ज़रूर इन्फॉर्म करना उसको, जो भी आपका फ्रेंड होगा। और लाइक तो ज़रूर कर देना, सेशन को जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर देना मत भूलना, सही हो या गलत आंसर जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। यहाँ पे आपको एक इडियम दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इस इडियम की आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करनी है। टू मेक अ पाइल, क्या होता है टू मेक अ पाइल का मतलब? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बताओ, टू मेक अ पाइल का मतलब क्या होता है? बोलो क्या होता है जी। हाँ देखो, टू मेक अ पाइल, पाइल का मतलब तो वो भी होता है जैसे घरवा में कपड़े वगैरह होते हैं और कपड़ों का ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कपड़े का पूरा तह बना देना, इसको भी पाइल कहते हैं। लेकिन ऐसा करोगे ना तो फिर मम्मी पीट के रख देगी। भैया यहाँ पे टू मेक अ पाइल का मतलब है कमाना, यहाँ पे टू मेक अ पाइल का मतलब है अर्निंग करना। ठीक है, तो टू मेक अ फॉर्च्यून होगा, भाग्य बनाना। भाई जब आप कमाओगे तभी आपका भाग्य बनेगा, अन्यथा तो भाग्य नहीं बन पाता है ना। भाग्य बनना मतलब कमाना अच्छा तरीके से। टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंस का मतलब क्या होता है पता है? टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंस यानी अपनी पुरानी शत्रुता को भुलाना। इसके लिए जो इडियम यूज होता है उसे कहते हैं बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। ठीक है, टू बी एब्सेंट माइंड को बोलते हैं हेड इन क्लाउड। क्या बोलते हैं? हेड इन क्लाउड। और टू सेंड अ मैसेज, ये तो आपको पता ही है। तो टू मेक अ पाइल का मीनिंग क्या होता है सर? टू मेक अ फॉर्च्यून। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। ये तुक्का मत लगाओ। एग्जाम में ऐसे पता है, एक बार एक स्टूडेंट से बोला कि भाई ये, उसने बताया सर ये आंसर सही होगा। मैंने बोला क्यों? बोला फील आ रहा है। देखो फील आ रहा है तुमको तो तुमने क्लिक कर दिया, तो एग्जामिनर को तो एग्जाम में फील नहीं आएगा, एग्जाम में फेल आएगा। तो ये फील और फेल से बचना है हमको ना। तो हमको अगर फील और फेल से बचना है तो भाई हमको तुक्का नहीं लगाना। आज से सीख लिए ना, अब से तुक्का मत मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू थ्रो इन द स्पॉन्ज, टू थ्रो इन द स्पॉन्ज। बताओ राइट आंसर क्या होगा? सर पीवाईक्यू का कितना लेक्चर हो गया? पीवाईक्यू के आपके 4-5 लेक्चर्स तो हो ही चुके हैं, 4 to 5 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है, चलो आओ, बहुत क्लास हो गया। हाँ जी बहुत क्लास हो गया है। चलो इधर चलो, फटाफट आंसर करना शुरू करो। टू थ्रो इन द स्पॉन्ज, क्या होता है टू थ्रो इन द स्पॉन्ज का मतलब? टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू क्रिएट अ मेस, टू एडमिट डिफीट, टू बी करप्ट। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जितना जल्दी आपका आंसर आएगा उतना ही जल्दी मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सी, वेरी गुड। ताना, ताना जी ने कहा है कि सी राइट आंसर होगा। अगर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल आपने सही ही कहा होगा।
ना, आपने सही ही कहा होगा। लूसी जी ने भी कह दिया सी, तो भाई हम भी कहेंगे सी। जब हमारे हमारे स्टूडेंट्स ने कह दिया सी, तो फिर मैं भी सी की तरफ जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कह दिया सी तो ही जा रहा हूं, ना 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 ना, सी इज द राइट आंसर। टू थ्रो इन द स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना। टू थ्रो इन द स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना, और हार मान लेने की मीनिंग जो होती है टू एडमिट डिफीट होती है। एक्सेप्ट द चैलेंज, इसको आप कह सकते हो फेस द सॉरी बाइट द बुलेट, दूर का रिश्तेदार है, थोड़ा बहुत मीनिंग रिलेट कर सकते हो। क्रिएट अ मेस, कोई वर्ड नहीं। टू बी करप्ट, करप्ट होना, भ्रष्ट होना, ऐसा कोई इडियम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग, शाबाश। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट क्या होता है बताओ? पता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिम में एडमिशन ले लिए, उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, फीस पे कर लिया, मेंबरशिप ले लिया जिम की, और जिम में अपसेंटी चल रही है। जिम की मेंबरशिप लेना एक तो इतनी महंगी, मेंबरशिप लेकर के अपसेंटी चल रही है उनकी। अब बताओ हमको, इसी को कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। जैसे आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने क्लास बैच ज्वाइन कर लिया, बैच को परचेज कर लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप अपसेंट चल रहे हो, अपसेंट चल रहे हो, कहीं फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, कहीं ट्रिप पे गए हुए हैं, कहीं किसी के निमंत्रण में चले गए हैं, इनविटेशन में। तो भैया ऐसी चीजों को हम कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। मतलब यह है कि अ वाइट एलिफेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो यूजफुल नहीं है। क्या है सर? सर वो हमारे लिए है तो एक्सपेंसिव है। क्या सर? है तो एक्सपेंसिव बट यूजलेस है। बट क्या है वो? यूजलेस है। ठीक है, तो जो चीज एक्सपेंसिव हो लेकिन यूजलेस हो, उसी को इंग्लिश में अ वाइट एलिफेंट कहते हैं। और इसके लिए इडियम होगी अनप्रॉफिटेबल पोजेशन। ऐसा अधिकार, आपने कोई ऐसी चीज पे ऑनरशिप रखे हो जिससे आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अनप्रॉफिटेबल है। क्या है आपके लिए? अनप्रॉफिटेबल है। क्लियर? बोलो क्लियर? यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनकॉमन इवेंट नहीं होता। अनकॉमन इवेंट को आप बोल सकते हो वंस अ ब्लू मून। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो वंस अ ब्लू मून। ठीक है, और प्रेसियस थिंग तो कीमती वस्तु को कहते हैं। रेयर फेनोमेनन, अच्छा चलो, रेयर फेनोमेनन में फेनोमेना का प्लूरल क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा? जैसे हम लोग स्टूडेंट का प्लूरल क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स। क्लास का प्लूरल क्या कह लेते हैं? क्लासेस। वैसे फेनोमेनन का प्लूरल कौन करेक्ट बताएगा? सही कौन बताएगा? और सारे के सारे लोग सेशन को लाइक तो कर लेना और शेयर जरूर कर देना। शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करोगे तो इससे हम पता चलेगा हाँ आप कितनी केयर करते हो ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक करा। चलो अब फेनोमेनन का हमको प्रॉपर प्लूरल नंबर बताओ क्या होगा? जल्दी से बताना है फेनोमेनन का प्रॉपर प्लूरल नंबर। बोलो जरा बोलो ना, बताओ क्या होगा? पता है फेनोमेनन का जो प्लूरल नंबर होता है वो फेनोमेना होता है, और एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। ठीक है, फेनोमेना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रख लो फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना। जैसे आपका डेटा का सिंगुलर, ठीक है, डेटा का सिंगुलर क्या होता है? आप कहोगे सर डाटम होता है, डेटम डेटम होता है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, क्रिटेरिया का सिंगुलर क्रिटेरियन होता है। ठीक है, सिलेबस स्लेबी, रेडियस रेडी, ये वर्ड्स हैं ग्रीक और लैटिन के। इनका सिंगुलर प्लूरल का रूल थोड़ा सा अलग है, हटके है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना हमारी क्या है? जरूरत है। और जरूरत है तो भाई याद रखना फेनोमेनन का फेनोमेना होता है। और अब बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फेनोमेना, वेरी गुड वेरी गुड, सब बस ये हुई ना बात।
तानाजी, लूसी जी, नंदनी और रोजिंग, गजब, एकदम बवाल मचा दिए हो। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, समझो, एक यंग सोल्जर है, ये यंग सोल्जर है, और इसके मतलब यंग है, ये यंग है, और इसके कंधे पर ओल्ड हेड है, यानी किसी बूढ़े का दिमाग आ गया है। मतलब समझ रहे हो, जैसे आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी या फिर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया हो। जैसे कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति होता छोटा है, लेकिन उसने ऐसी सलाह दे दी कि लगता है यार ये तो सच में बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा है। तो उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस अधिक होता है जिसके पास, उसे हम लोग कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा टू बी वाइस डिस्पाइट वंस एज। मतलब एज तो अभी कम है लेकिन इसके बावजूद वो बुद्धिमान है, इसी को कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। क्लियर? 4 में बी इज करेक्ट, वेरी गुड, बी इज करेक्ट। जो लोगों ने सी बोला, भाई टू बी यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस ओल्ड एज, टू बी यूथफुल, इसका मतलब होता है कि भाई बूढ़ा हो गया इंसान लेकिन अभी भी युवा दिख रहा है। जैसे मैं 57 ईयर्स का हो गया हूं, लेकिन अभी भी मैं कैसा दिख रहा हूं? लगता हूं 57 ईयर्स का? नहीं लगता ना, झूठ मत बोलना। लगता हूं क्या? लगता हूं क्या? नहीं लगता हूं 57 का, लेकिन लगता नहीं। तो बूढ़ा हो गया हूं लेकिन अभी भी युवा दिखता हूं। जैसे अनिल कपूर बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी युवा दिखते हैं, एक्टर है ना अनिल कपूर, जानते हो ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को कहा जाता है टू बी यूथफुल इन स्पाइट ऑफ वंस ओल्ड एज। ठीक है, ठीक है। टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाना, ये तो भाई अलग ही बात हो गई। टू बी ओल्ड बिफोर टाइम, समय से पहले बूढ़ा हो जाना, कोई बात नहीं इसकी, इसकी कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? पढ़ करके मतलब आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? बोलो, अगर मजा आ रहा है तो फिर भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए पहले डायरेक्शन दिया गया है कि भाई आइडेंटिफाई करना है द एरर एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो। यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, वी बिलीव फॉर गॉड। आपका काम है आप देखो इस सेंटेंस में एरर कहां है और उस एरर को कौन से पार्ट में सही किया गया है, आप वही ऑप्शन यहां पे बताओगे। बताओ। नहीं लगते सर? हाँ बिल्कुल नहीं लगते। हाँ लगते, अरे ऐसा ना बोलो नंदनी, ऐसा ना बोलो। कहाँ लगते हैं? अभी तो बाल भी नहीं पके, दाढ़ी भी नहीं पकी, तो लगते नहीं है ना? नहीं लगते। तानाजी शॉक्ड हो गए, यू शॉक्ड आई एम रॉक्ड, ऐसा? मजा मजा, जी हाँ मजा मजा। चलो चलो बताओ जल्दी से। सी, वी बिलीव इन गॉड। अरे वाह यार, टोनी गजब, ताना गजब, जिंग गजब, नाइम जी गजब, वाह सब गजब, सब एकदम सुपर्ब हो यार। सी इज द राइट आंसर, वी बिलीव इन गॉड। देखो जब हम कहते हैं वी बिलीव फॉर गॉड, मतलब हम भगवान के लिए विश्वास कर रहे हैं। ये भगवान, ऊपर भगवान भी बैठा सोच रहा होगा कि बेटा मेरे लिए विश्वास मत कर, मेरे में विश्वास कर, मेरे में विश्वास कर। तो बिलीव के साथ जब आप किसी में विश्वास करते हो, किसी के वजूद पर विश्वास करते हो, किसी के होने न होने पर विश्वास करते हो, तो बिलीव के साथ हमेशा प्रपोजिशन इन का यूज किया जाता है। तो बोलेंगे वी बिलीव इन गॉड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा राइट आंसर? सी। सर आप तो स्वीट 16, आय हाय हाय हाय, ऐसे ना बोलो जी। अच्छा टोनी जी, चलिए आओ क्वेश्चन देखो। द टीचर रिटन अ सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। द टीचर, जानते हो मैं जो हूं वो दिखता नहीं, जो दिखता हूं वो हूं नहीं ना। द टीचर रिटन अ सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। बताओ कहां गलती है इसमें? कहीं लग रही है गलती, कहीं दिख रही है? दूर दूर तक देखो, गलती तो दिखाई ना दे रही है कि दिख रही है?
द टीच, अच्छा गलती तो है क्योंकि सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यानी गलती तो है भाई। कहाँ गलती है ढूंढते हैं, चलो आओ चलो हम लोग खोज पर निकलते हैं, तलाश पर निकलते हैं। और किसकी तलाश पर? गलती की तलाश पर। द टीचर रिटेन, सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है या तो फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म या तो सेकंड फॉर्म, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं आती। सर ये कौन से एग्जाम का पीवाईक्यू है? अच्छा एक सेकंड मैं फिर बताता हूँ कौन से एग्जाम का है भाई, मुझे इसके लिए ना चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब मैं चेक करूंगा तो मैं कहूंगा मुझे जाना पड़ेगा, फाइल देखनी पड़ेगी ना भाई, वो फाइल कहाँ है? ये आपका है हेड कांस्टेबल 2022, सॉरी 2020 में हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है ये, ठीक है? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, बताओ जल्दी से। बी, अच्छा तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन टीचर अपना सिंगुलर है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चलती है। वर्ब में यस या ईएस लगाना पड़ता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम इसको सही कर देंगे तो सर टीचर सिंगुलर है, राइट गलत है, राइट्स होता तो मैं सही कर देता। वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है, ये सही हो सकता है, द टीचर इज राइट। इज एम आर के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सर यहाँ पर राइट है इसलिए ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी तो सही हो सकता है, लेकिन अगर इसको सही कर देंगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। द टीचर इज रिटन, इसका मतलब टीचर ने सेंटेंस नहीं लिखा, टीचर को ही लिख दिया गया, टीचर को ही ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गया। लो तो टीचर को कैसे कोई लिख सकता है भाई? तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो इसका मतलब भाई टीचर के ऊपर काम नहीं किया गया है लिखने का, इसलिए ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो, मुंह तो खोलो भाई, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ डायरेक्शन है। 7 to 9 नंबर क्वेश्चन के लिए एवरी सेंटेंस गिवन बेलो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अरे यार छोड़ो, इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है मैं बताता हूं क्या है। ये है आपका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, जहां पर एक सेंटेंस रहेगा, 3 पार्ट बनाए गए रहेंगे, एक पार्ट में एरर हो सकता है, नहीं है तो नो एरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है ना। चलो आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर देखो, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन्स। बताओ कहां एरर है? बोलो जरा बोलो, एरर कहां है बताओ जल्दी से। दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन्स है, कहीं एरर दिख रहा है? बोलो। अभी तो क्लास में नॉन हाफ हुआ है, उससे पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होगा? अरे उसकी पीवाईक्यू क्लास में चलेगी ना। नाउन की पीवाईक्यू नाउन में चलेगी, प्रोनाउन पीवाईक्यू प्रोनाउन से चल जाएगी, उसकी पीवाईक्यू की टेंशन ना लो, उसकी पीवाईक्यू का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पढ़ो, यहां से भी आपकी प्रिपरेशन होगी। वो कैब तो नहीं, वो कैब के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, और चीजें देखने को मिलेंगी, तो लर्निंग आपकी कंटिन्यू रहेगी। जरूरी है ये क्लासेस करना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना होना बहुत जरूरी है। आपने क्लास में क्या पढ़ा है वो तो पढ़ ही रहे हो, वो तो आगे कवर होगा, सिलेबस तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम अभी से करते रहे ना, टेंशन ना लो, ठीक है ना नाइम जी, बिल्कुल टेंशन ना लो। चलो बी इज द राइट आंसर। दिस रूम इज टू मच स्मॉल, बी में एरर है। अच्छा का एरर है भैया?
क्या एरर है यार? सी कौन कौन? सी ताना जी कह रहे हैं सी। अच्छा, कह नहीं रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, सी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लग रहा है जैसे क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये क्या फिर लॉजिक हो गई? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हो। देखो सुनो, इधर सुनो, सी में एरर नहीं है, एरर बी में है। बी में एरर क्या है पता है? पता है क्या है? जब कभी भी आप टू मच का यूज देखो तो याद रखना टू मच के बाद नाउन आनी चाहिए। टू मच के बाद हमेशा क्या आनी चाहिए? नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे टू मच वाटर, क्या बोलोगे? टू मच वाटर, टू मच कुछ भी, ठीक है, नाउन आनी चाहिए। और अगर हम मच एडजेक्टिव लिखना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा मच टू, क्योंकि मच टू के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। तो यहां पे टू मच ना होना चाहिए था, बल्कि मच टू होना चाहिए था। और या तो फिर सिर्फ टू होना चाहिए था। हम टू इस्तेमाल भी बोल सकते हैं, मच टू इस्तेमाल भी बोल सकते हैं, लेकिन टू मच इस्तेमाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस्तेमाल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है। और कहा गया कि दिस रूम इज टू स्मॉल, यानी इस रूम की क्वालिटी क्या है? स्मॉल है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के पहले मच टू आता है। टू मच किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। क्लियर है रूल? बोलो। अरे ऐसी बात नहीं है, सिक्स है ना। और अगर आप अपनी काउंटेबल नाउन के पहले नंबर लिखते हो जो दो से अधिक होते हैं, मोर देन मतलब टू या मोर देन टू होते हैं, तो वैसे नाउन हमेशा प्लूरल में होते हैं ना। जैसे टू बॉयज, थ्री बॉयज, फोर बॉयज, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 4 बुक्स, 7 स्टूडेंट्स, प्लूरल होते हैं ना। तो वैसे 6 पर्सन्स, ठीक है, उसमें एरर नहीं है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट डिलीट क्यों करते हो यार? मैं देख तो लिया ही हूं, फिर आप डिलीट क्यों कर देते हो? पड़े रहने दो भाई, पड़े रहने दो। डरते हो का किसी से? डरना नहीं है ना। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर इंटेलिजेंट ना। बताओ कहां एरर है? बोलो। बोलो। कहीं दिख रही है एरर कि नहीं दिख रही है? डरने से मुझे एक पोयम याद आ गई। एक हैं, क्या नाम है उनका, मुझे स्वयं श्रीवास्तव, उन्होंने कहा हुआ है, पता है क्या है? डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो पहली लड़ाई आपको अपने आप से जीतनी है। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे आएगा कि नहीं आएगा, इंग्लिश तो बड़ी कठिन है, हमसे होगी कि नहीं होगी। मैं कहता हूं एक बार पढ़ के तो देखो मेरे से, कितनी आसान हो जाएगी इंग्लिश। पढ़ के तो देखो, और अपने आप से लड़ाई पहले जीतो, और उसके बाद फिर देखो सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है ना? चलो आओ। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन, ये बताओ, मैंने आपको चाय दिया, ठीक है, मैंने आपको दिया टी, और बगल में रखा था कोल्ड ड्रिंक, बगल में रखा था कोल्ड ड्रिंक, या मैंने टी और कोल्ड ड्रिंक दोनों आपको साथ में दे दिया, कैसा लगेगा आपको? बताओ जल्दी से। मैंने टी और कोल्ड ड्रिंक आपको साथ में दे दिया, कैसा लगेगा आपको? मुझे जानना है भाई, बताओ जल्दी से, कैसा लगेगा? सच्ची सच्ची बताना। अच्छा लगेगा? पियोगे दोनों मिला करके? कह दो सर चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक बकवास है, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। और भाई जैसे चाय के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं संभव है, वैसे बोथ के साथ एज वेल एज नहीं पॉसिबल है, बल्कि क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। याद रखना, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है,
नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है, और नीदर के साथ, नीदर, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है, ईदर के साथ हमेशा और आता है, हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है, और नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये याद रखने हैं। बोथ के साथ एंड आता है, तो भैया बोथ मोहन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट, यानी बी पार्ट में इरर है। कौन से पार्ट में इरर है? बी पार्ट में। वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं नहीं बी होगा सर, एंड सोहन होगा क्या? जी हाँ, हाँ सर, आप वाई दिस कोलावाडी डी एक्टर जैसे हैं, तभी तो मैं कहता हूं ना, तभी तो मैं कहता हूं वाई दिस कोलावेरी डी ना। मैं पी लूंगा। अरे ना जी, ऐसे पी लोगे यार, अच्छा लगेगा, अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। चलो क्लियर रहेगा ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नहीं नहीं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग। बताओ कौन से पार्ट में इरर है? बताओ कौन से पार्ट में इरर है? लग रहा है किसी पार्ट में इरर? क्या लग रहा है इरर किसी पार्ट में? धनुष सर। ये धनुष सर कौन है भाई? धनुष सर कौन है यार? देखो मैं तो पवन हूं, ठीक। चलो आओ। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग, कहां इरर है? बोलो 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 बोलो। लग रहा है इरर कहीं पे? मारिया, ये क्यों हंस रहे हो भाई? आप लोग हंस क्यों रहे हो? मुझे भी तो बताओ, मैं भी हंस लूं, मैं भी हंस लूं ना। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट। सुनो सुनो, यहां पर जब कभी भी दो सेंटेंस, दो नाउन आपके नॉट ओनली बट आल्सो, किससे? बट आल्सो, या फिर NEITHER, नीदर नार, या फिर ईदर आर से जुड़े होते हैं, तो जो नजदीकी नाउन होती है ना, उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होती है। अगर नजदीकी नाउन सिंगुलर होती है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नियरेस्ट नाउन प्लूरल होती है तो वर्ब प्लूरल लगती है। तो सर नियरेस्ट नाउन वर्ब के नियरेस्ट नाउन स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स प्लूरल है, दैट्स वाई हमें यूज करना चाहिए वर, नॉट वाज। सो सी पार्ट में इरर है, वर प्लेइंग होना चाहिए। अच्छा, वाई दिस कोलावेरी का हीरो, ये कौन है? मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा धनुष है वाई दिस कोलावेरी का हीरो, मैं देखूंगा फिर भाई इसको। साउथ का एक्टर है? अच्छा अच्छा जी, जिसका जो मर्जी वो बना दो हमको, है आप लोगों के हाथों में ना, है आप लोगों के हाथों में, जो मर्जी वो बना दो। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हम तो आपको बस सक्सेस बनाना चाहते हैं। आप मुझे जो चाहो वो बना लो, चलेगा, बट आप सक्सेस बन जाओ, बस ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा ड्रीम है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बेलो देम। सालिएंट, ये लो, सैलिएंट का मतलब क्या होता है, और आपको इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। सैलिएंट का आपको एंटोनिम बताना है। चलो बताओ, सैलिएंट का एंटोनिम जल्दी से बताना है, ठीक है ना? फटाफट बताना है, एकदम जोर शोर से, एकदम एनर्जेटिक मोड में आ जाओ। सैलिएंट का मतलब सर चीफ होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, लेंड होगा, सुपरनेचुरल होगा, इन एंटोनिम। अच्छा ये बताओ, पता है अब मुझे
यहाँ का तो आइडिया नहीं जब तक आप सब नहीं बताओगे मुझे, लेकिन हम लोगों के साइड में क्या होता है, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, ठीक है, आई बिलोंग तो उत्तर प्रदेश, तो भाई मैं यूपी से हूं, तो वहां पे पता है क्या होता है कि जो दुल्हन होती है, जो वाइफ होती है, उसकी बहन को साली कहा जाता है। और शादी में वहां पे साली का बहुत बड़ा रोल रहता है। साली समझ लो वहां पे सबसे मुख्य होती है, वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे लोग सालियों को देते हैं, साली को, दुल्हन की बहन को। तो साली से समझो आप, साली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, साली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सैलिएंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिएंट का मतलब हो जाता है चीफ। लेकिन हमको तो बताना है एंटोनिम, एंटोनिम की बात करेंगे सर, तो चीफ या सैलिएंट या वेरी इंपॉर्टेंट का एंटोनिम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, जिसका मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं है। तो राइट एंटोनिम बनेगा आपका बी। वेरी गुड। हाँ पवन सर, जी हाँ आई एम पवन, लेकिन मेरा नाम पता है डब्लू नहीं है, मेरे नाम में वी है, मेरे नाम में वी है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर वेट, अगर वेट देखो पढ़ने में लग रहा है इरिटेट, अगर वेट इरिटेट लग रहा है, दोनों भाई भाई हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अगर वेट और इरिटेट दोनों भाई भाई हैं, तो भाई अगर इरिटेट कब होता है? जब कोई चीज बहुत घटिया होने लगती है तो लोग इरिटेट होने लगता है। वैसे ही अगर वेट का मतलब होता है किसी चीज को घटिया बनाना, जब कोई चीज बद से बदतर हो जाए, जब कोई चीज बुरी बनती चली जाए, उसी को कहते हैं अगर वेट, ठीक है। तो अगर वेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? ह्यूमरस तो मतलब मजाकिया हो जाएगा, फ्रेग्रेंस खुशबू होता है, पेनफुल दर्दनाक होता है जो कि सिनोनिम हो जाएगा, दूर का सिनोनिम, जैसे दूर का रिश्तेदार होता है, दूर का सिनोनिम हो जाएगा। तो यहां पे सर सूथ वर्ड जो है वो इसका एंटोनिम बनेगा। सूथ वर्ड क्या बनेगा सर? सर एंटोनिम बनेगा 11 में। क्लियर है? बोलो जरा बोलो, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 11 में बी इज द राइट आंसर। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन के लिए वन वर्ड सेलेक्ट करना है। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? सर हम कहेंगे जो सुन नहीं सकता उसे हम लोग कहते हैं डीफ। जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? डीफ कहते हैं। और सर डम्ब किसे कहते हैं? हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। ब्लाइंड किसे कहते हैं? जो कैन नॉट सी। लेम किसे कहते हैं? जो कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता उसे चलता भी है लेकिन सही से नहीं चल सकता, प्रॉपरली नहीं चल सकता, लंगड़ा के चलता है, उसे लेम कहते हैं। जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड कहते हैं, जो सुन नहीं सकता उसे डीफ कहते हैं, जो बोल नहीं सकता उसे डम्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इन्हीं ऑप्शन में से फिल करना है। कंपेयर गांधी, आपको गांधी को कंपेयर करना है कार्ल मार्क्स से, लेकिन यहां पे टू फिल होगा, विद फिल होगा, ओवर फिल होगा, इन फिल होगा। कंपेयर गांधी टू कार्ल मार्क्स, कंपेयर गांधी विद कार्ल मार्क्स, ओवर कार्ल मार्क्स या इन कार्ल मार्क्स। बोलो राइट प्रपोजिशन क्या होगा? प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रपोजिशन से एक क्वेश्चन जरूर ही आ जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन, कई बारी तो 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। चलो बताओ जल्दी से यार, इतनी जल्दी 40 मिनट्स हो गए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी 40 मिनट्स कैसे हो गए। टाइम का तो मुझे पता नहीं चला, आपको पता चल रहा है क्या? बताओ। बोरिंग तो नहीं फील करते हो? बोलो 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 बोलो, बोरिंग तो नहीं फील करते हो क्लास में? मैं चाहता नहीं आप बोरिंग फील करो, मैं इसीलिए आपको इंटरटेन करते रहना प्रयास करता हूं। बाकी आप अपना राय जरूर दीजिएगा। कंपेयर गांधी क्या बोलोगे सर? बी, वेरी गुड। जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं
जैसे मेरी कंपेयर किसी और से करो, अपनी कंपेयर किसी और से करो, किसी और की कंपेयर किसी और से करो तो विद लगा देते हैं, ठीक है। तो कंपेयर गांधी विद कार्ल मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम। लो सिनोनिम बताना है, किसका सिनोनिम सर? द न्यूज़पेपर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ न्यूज। आपको इनएग्जॉस्टिबल का सिनोनिम बताना है। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है सर? एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है थक जाना, खत्म हो जाना। और अगर कोई चीज इनएग्जॉस्टिबल है इसका मतलब एंडलेस। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है सर? एंडलेस होता है, लिमिटलेस होता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसे इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर? ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इम्पार्शियल तो इम्पार्शियल होता है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? अनएंडिंग हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। नो सर बोरिंग में अच्छा लग रहा सर, एकदम बिंदास। बोरिंग नहीं, अच्छा लग रहा। अच्छा पेपर थोड़ा इजी टाइप से है अभी तक तो। ऐसे ही पेपर आता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, बहुत सीरियस मत लो, बहुत आसान पेपर होता है। वही तो मैंने कहा ना, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहले अपने आप से, अपने अंदर की जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो वो मतलब ओवर थॉट्स हैं, उसको निकाल दो। ऐसे ही होती हैं पेपर, सारे ऐसे ही चल रहे हैं। चलो इंटरेस्टिंग लगती है तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे सच में बहुत सुकून आता है जब आपको आनंद आता है क्लास में। पढ़ते भी हैं, आनंद भी आता है और बोरिंग भी नहीं फील होता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लैक ऑफ एजुकेशन हैज रिटार्डेड द नेशंस प्रोग्रेस। बताओ रिटार्डेड का मतलब क्या होगा? बोलो 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 बोलो। रिटार्डेड का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताना है। हाँ पता है क्या होता है? रिटार्डेड का मतलब होता है, देखो, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी ने नेशंस के प्रोग्रेस को रिटार्डेड कर दिया। इसका मतलब अर्थ से समझो, मीनिंग नहीं पता तो अर्थ से समझ लो ना। सेंटेंस का मीनिंग कह रहा है कि एजुकेशन की कमी ने नेशन के प्रोग्रेस को धीमा कर दिया। तो रिटार्डेड का मतलब होता है धीमा करना। रिटार्डेड का मतलब क्या होता है? धीमा करना, कोई चीज को, किसी चीज की गति को कम कर देना रिटार्डेड होता है, ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब हो जाता है कोई चीज को बढ़ा देना, एंटोनिम का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा? एंटोनिम का। ईज्ड मतलब तो जानते ही हो भाई। और यहां पे राइट सिनोनिम बनेगा आपका स्लैकेंड। स्लैकेंड का मतलब भी होता है धीमा करना। वेरी गुड, आप सबके आंसर इतने सही होते हैं, इतने सही होते हैं कि भाई सिलेक्शन तो आपका फिक्स है, सिलेक्शन तो आपका फिक्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करना है हमको। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स सुधीर वॉज ब्लैंक blinded by the powerful lights of the oncoming car. Totally blinded, greatly blinded, powerfully blinded, largely blinded। बताओ क्या होगा राइट आंसर? बोलो राइट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? हम्म हाँ क्या होगा? टोटली ब्लाइंडेड। एक फिक्स्ड फिक्स्ड फ्रेज है भाई। हम कहते हैं ना, अरे यार आई वॉज टोटली ब्लाइंड, आई वॉज टोटली ब्लाइंडेड इन हिज लव। मैं तो उसके प्रेम में पूरा अंधा हो गया था। आई वॉज टोटली मैड इन हिज लव, इन हर लव इन हिज। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटली ब्लाइंडेड एक फ्रेज है। और अगर हम टोटली ब्लाइंडेड की बात करें तो भाई यहाँ पे सुधीर जो है पावरफुल लाइट से ब्लाइंड हो गया था। तो टोटली ब्लाइंडेड विल बी द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? टोटली ब्लाइंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा a blank wolves roaming around the forest. I saw a fleet of wolves, flock of wolves, group of wolves, pack of wolves। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। सुनो, फ्लीट जो होती है ना, ये शिप या कार के ग्रुप को कहते हैं।
शिप या कार के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सर? आप कहोगे फ्लीट कहते हैं, ठीक है। फ्लॉक जो होता है, फ्लॉक, ये बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाता है। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। ग्रुप तो आप जानते ही हो, ग्रुप किसे कहते हैं सर? सर कोई भी एक जनरल टर्म है कलेक्टिव नाउन का ग्रुप, तो ग्रुप तो सबको पता है, पैक होगा यहां पे राइट आंसर। आई सा आ पैक ऑफ वोल्व्स। डॉग के ग्रुप को, वोल्फ के ग्रुप को, इन सब के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सर? पैक कहते हैं, ठीक है। फिश के ग्रुप को सॉल कहते हैं और स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये कलेक्टिव नाउन होती हैं, इनको याद रखना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18, चूज वन वर्ड। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन मिल रहा है, चूज करना है वन वर्ड आपको। बताओ 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 बताओ, राइट आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, बिल्कुल मजा आ जाता है कि अ पर्सन हु वर्क्स अंडर समवन टू लर्न दैट पर्सन्स स्किल। एक व्यक्ति जो किसी के अंडर काम करता है उसकी स्किल को सीखने के लिए। जब हम किसी के अंडर काम करें, उस पर्सन की स्किल को एब्जॉर्ब करने के लिए, सीखने के लिए, उसको क्या कहते हैं बताओ? एग्नोस्टिक कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं, एर्बोरियल कहते हैं या अल्ट्रिस्ट कहते हैं? बताओ जल्दी से, आंसर दो। क्या होगा? क्या होगा पता है? एग्नोस्टिक कभी नहीं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो डाउटफुल है। किस चीज को लेकर के डाउटफुल है? गॉड एग्जिस्टेंस को लेकर के। गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के डाउटफुल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। जब हम किसी के अंडर में किसी की स्किल को सीखते हैं तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अप्रेंटिस कहते हैं। एर्बोरियल किसे कहते हैं पता है? हाँ, जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं जैसे कि बंदर, उनको एर्बोरियल कहा जाता है। और अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है सच्चा। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, परोपकारी जिसको कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग अल्ट्रिस्ट कहते हैं। याद रखोगे सारे वर्ड्स को? बताओ जल्दी से, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? याद रखोगे ना? चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ऑफ द स्काई आर हेवन। ऑफ द स्काई आर हेवन, इसको क्या कहते हैं? सेरिबेरल कहते हैं, बस्ट कहते हैं, सेलेसियल कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं? बोलो 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 बोलो, क्या कहते हैं? सुनो इधर, सुनो इधर सुनो। ऑफ द स्काई आर हेवन की जब आप बात करते हो ना, तो ध्यान रखना जो सेरिबियल होता है, सेरिबियल हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, शायद कुछ तो होता है, बायोलॉजी वाले आपको अच्छे से समझाएंगे कि सेरिबियल जो है सेरिब्रल, सॉरी सेरिब्रल हमारे माइंड में कुछ तो होता है, पार्ट वार्ट कुछ है। और बस्ट, आपको मैंने बताया था कि बस्ट जो होता है सिर और कंधे तक की मूर्ति, किसी की मूर्ति है जो सिर्फ सिर और कंधे तक की है, इसको बस्ट कहा जाता है। देखो मेरा आर्ट बहुत बेकार है कसम से, ऐसे मुझसे बनता है, ऐसे मैंने बना दिया, आप समझ लो कि ये सर है और ये कंधा है, बस सिर और कंधे तक की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। और ऑफ द स्काई आर हेवन को सेलेसियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेसियल कहते हैं। आसमान, स्वर्ग या अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं सर? सेलेसियल कहते हैं, ठीक है। और कॉकपिट क्या होता है सर? जो आपने एयरप्लेन में जहां जो वो पायलट बैठते हैं ना, उसको कॉकपिट कहा जाता है। फ्लाइट वगैरह में जो पायलट जहां पे बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं, ठीक है ना? याद रखोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मेक व्हाइट आर पेल बाय मींस ऑफ केमिकल्स आर सनलाइट। चाहे केमिकल से चाहे सनलाइट से मेक व्हाइट आर पेल, आपको या तो सफेद कर देना है या तो धुंधला कर देना है, हल्का कर देना है किसी चीज को, तो क्या कहोगे इसको? इसको क्या कहोगे बताओ? बोलो जरा बोलो। अच्छा, मिड ब्रेन होता है, ठीक है जी, ठीक है। और
और बताओ इधर राइट आंसर दो, क्या होगा? मेक वाइट आर पेल बाई मीन्स ऑफ केमिकल्स आर सनलाइट। जब आप केमिकल्स या सनलाइट्स का प्रयोग करके किसी भी चीज को या तो पीला मतलब वाइट कर रहे हो या तो उसको और हल्का कर दे रहे हो, तो याद रखिएगा उसको ब्लीच कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस पे ब्लीचिंग करते हैं, कभी किए हो कि नहीं किए हो ब्लीचिंग? लोग ब्यूटीफुल दिखने के लिए अपने फेस पर ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करता क्या है, हमारे स्किन को थोड़ा बहुत वाइट कर देता है। ब्लीच एक पाउडर होता है, केमिकल है। तो आप किसी भी तरीके से किसी चीज को वाइट कर रहे हो या हल्का सा उसको पीलापन मिला रहे हो, मतलब फीका, मतलब अजीब सा ऐसा कर रहे हो, तो उसको ब्लीच कहते हैं। सो राइट आंसर ब्लीच हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ब्लीच होगा, ठीक है ना? और ये चैलेट बता चुका हूं कई बारी कि लकड़ी का बना छोटा घर होता है। बुलियन भी आपको बता चुका हूं कि बुलियन का मतलब होता है भाई गोल्ड या सिल्वर का बार, कल की पीवाईक्यू क्लास में बताया था। बाकी ब्यूलवर्ड का मतलब क्या होता है? सर ब्यूलवर्ड एक बहुत ही कह सकते हो जो वाइड स्ट्रीट होती है ना, चौड़ी चौड़ी जो सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, उनको कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 to 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो भाई। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द पैराग्राफ गिवन बेलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बेलो देम। आपको इस पैराग्राफ में जो आपको ब्लैंक मिल रहे हैं, इन ब्लैंक को फिल करना है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन का प्रयोग करके चलो हम लोग फिल करेंगे। हम लोग फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुत हंसी आती है तुम लोगों को ना, अच्छी बात है, हंसना जरूरी है। चलो, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज की इस तेज दुनिया में टाइम मैनेजमेंट इज फॉर सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो हमको लगता है कि 21 पे कुछ जरूरी वाला वर्ड होना चाहिए। देखो, क्रुशियल, इरिलेवेंट, इनइफेक्टिव, ऑप्शनल। टाइम मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो राइट आंसर अपना क्रुशियल हो जाएगा। राइट आंसर यहां पे क्या होगा? क्रुशियल। 21 में क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर 21 में क्रुशियल होना चाहिए। वेदर यू आर अ स्टूडेंट आर अ प्रोफेशनल, वेदर यू आर अ स्टूडेंट आर अ प्रोफेशनल, ऑप्टिमाइजिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर डे कैन बी अ चैलेंज। आप चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, एक दिन को मैनेज ऑप्टिमाइज करना आपके लिए क्या हो जाता है? बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू अ डेली शेड्यूल। पहला स्टेप होना चाहिए कि आप डेली का शेड्यूल बना लो। देखो 22 में क्या हो सकता है बताओ मुझे? इग्नोर, डेली शेड्यूल को इग्नोर करो, डेली शेड्यूल को क्रिएट करो, डेली शेड्यूल को एलिमिनेट करो, या डेली शेड्यूल को चेरिश करो। बताओ, डेली शेड्यूल को इग्नोर करना है सक्सेस के लिए, या डेली शेड्यूल को क्रिएट करना है सक्सेस के लिए, या टाइम मैनेजमेंट के लिए डेली शेड्यूल को एलिमिनेट करना है? क्या होगा राइट आंसर? बोलो। वेरी गुड लूसी जी, शाबाश शाबाश। क्या बोलते हैं? 22 में बी इज द राइट आंसर। डेली शेड्यूल बनाना चाहिए हमको। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं ना, तो हमको डेली का शेड्यूल बनाना चाहिए। आज मैं ये इस टाइम पे करूंगा, फला फला बला बला जो भी चीजें करना है, तो उसके लिए शेड्यूल होना बहुत जरूरी है टाइम मैनेज करने के लिए। सो राइट आंसर विल बी क्रिएट। राइट आंसर क्या होगा? क्रिएट होगा। वाह रॉबर्ट आ गए, कार्लोस, कार्लोस जी आ गए, कहां थे अभी तक भाई? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर क्या होगा? टास्क्स एंड प्रायोरिटाइज देम। देखो 23 में क्या हो सकता है? स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर टास्क्स एंड प्रायोरिटाइज। देखो 23 में स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर फेवरेट टास्क, इसेंशियल टास्क, रैंडम टास्क, या अननेसेसरी टास्क। टास्क मतलब काम। अपना फेवरेट टास्क को लिस्ट करना जरूरी है, या आवश्यक टास्क को लिस्ट करना जरूरी है, या रैंडम टास्क को लिस्ट करना जरूरी है, या ना जरूरी वाले टास्क को लिस्ट करना जरूरी है? बताओ। ताना जी वाह, डांस कर रहे हो, कर लो भाई कर लो। नामिन जी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए जी इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दो। और सच्ची कह रहा हूं मैं, फिर से लास्ट बारी सेशन को जरूर लाइक कर देना
ना, हमको अच्छा लगेगा बस इसलिए। चलो आओ, क्या होगा राइट आंसर? आप कहोगे सर ना 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 ना, फेवरेट नहीं होता। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फेवरेट टास्क को शेड्यूल करना, फेवरेट टास्क को लिस्ट करना बाद की बात है भाई। पहले आवश्यक टास्क को लिस्ट करना पड़ेगा, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी सक्सेस के लिए जरूरी है, पहले उस टास्क को लिस्ट करना होता है। तो इसेंशियल विल बी द राइट आंसर। कौन राइट आंसर होगा सर? इसेंशियल, बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। रोजिंग जी, डेली इस टाइम पे नहीं करते, मैं डेली टाइम बताता हूं। और आज एक बारी फिर से आपका 1 मिनट लूंगा बच्चा पार्टी, और फिर हम इनको टास्क अपना डेली रूटीन बता देते हैं। देखो, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को जो अपना पीवाईक्यू का टाइम होता है वो आपका होता है 3 to 4। वो कितने बजे होता है सर? 3 to 4 PM होता है। और जो अपना ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे का टाइम होता है वो अपना 5 to 6 होता है। कब होता है सर? 5 to 6 PM होता है। आज सैटरडे है इसलिए 5 to 6 हूं। मंडे को मिलूंगा 3 to 4 PM पर, ठीक है? मंडे को 3 to 4 PM पर रेडी रहना। बोलो कौन कौन रेडी रहेगा? 3 to 4 PM मंडे रेडी रहोगे? बताओ जल्दी से। तो राइट होगा सर इसेंशियल यहां पे, ठीक है ना? इसेंशियल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो सर, क्या है? allocate specific time slots for each task and stick to your schedule, avoid inviting distractions and stay on your goals। stay on your goals, बताओ। stay focused on your goals, stay distracted on your goals, stay relaxed on your goals, stay anxious on your goals। बताओ कौन होगा राइट आंसर? स्टे फोकस्ड, स्टे डिस्ट्रैक्टेड, स्टे रिलैक्स्ड, स्टे एनेक्सियस। जल्दी से बताओ, बोलो जरा बोलो। यस सर, रेडी रहेंगे, बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि रेडी ना रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा सर? वेरी गुड, वेरी गुड, शुक्रिया सर। अरे नो शुक्रिया, इट्स माय ड्यूटी। आपकी आपके सिलेक्शन के लिए ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है एज अ टीचर कि हम स्टूडेंट्स की कितनी हेल्प कर सकते हैं। एज अ टीचर हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कितना कर लें, हम उनको सक्सेस दिला सकें, कितने अधिक से अधिक बच्चों को सक्सेस दिला सकें, यही हमारे लिए हैप्पीनेस होती है। हम अपने स्टूडेंट्स की कितनी हेल्प कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है, ठीक है? चलो आओ, फोकस्ड, वेरी गुड, ए विल बी द राइट आंसर। अरे वाह गजब, ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह 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 वाह, ताना जी ने दो दो जवाब एक कमेंट में दे दिए। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, फोकस्ड ऑन योर गोल्स, रिमेंबर दैट ब्लैंक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। रिमेंबर दैट प्लानिंग, क्या प्लानिंग एंड डिसिप्लिन देखते हैं। रिमेंबर दैट प्लानिंग एंड डिसिप्लिन क्या है भाई? थैंक यू क्यों आ रहा है? रिमेंबर दैट हैफेजार्ड प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, यही होता है ना। अगर हम किसी चीज की स्ट्रेटजी बना लेते हैं, किसी प्लान की स्ट्रेटजी, मतलब कोई चीज करना है उसका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर सक्सेस नजदीक है, तब तो फिर हर चीज संभव है। तो राइट आंसर अपना बी होगा सर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन ना। यूडीसी बन जाने से आपको 1 वीक मोमो खिलाएंगे। ओ, 1 वीक तक मोमो खिलाओगे? वाह, अब तो मैं और मेहनत करूंगा, फिर और मेहनत करेंगे हम, लेकिन आपके साथ मिलकर करेंगे। आप नहीं करो और हम अकेले मेहनत करें, ना ना ना, ये गलती होगी, पाप होगा। ऐसा पाप मत करना। हम मिलकर मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा आप कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा अपना और प्रयास कर लेना ना, क्योंकि आप तो अपने पास 24 आवर रहोगे,
हम तो आपके पास कुछ ही देर समय के लिए आएंगे, लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे, बट आपको अपना भी बेस्ट देना है। ठीक है, चलो, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसी के साथ आज का अपना क्वेश्चन खत्म होता है। आपको मेरी तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल थैंक यू ना, और द ब्यूटीफुल थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और मंडे को 3 to 4 बिल्कुल रेडी रहिएगा। हम सब मिल करके एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और तैयारी बेहतर तरीके से करते रहो। ठीक, और अगर आपको लगता है कि तैयारी में कुछ कमी है और ये भी और करना है, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हाय 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 हाय, बोलने से सर को एक वीक पिज्जा खिलाएगा। सब लोग पिज्जा पिज्जा मोमोज, सब बस गजब। तब तो फिर मैं जो इतना इतना स्लिम एंड फिट दिख रहा हूं, फिर लगता है मैं हो जाऊंगा बिल्कुल ना। क्या चाहते हो, यही बनाने का इरादा है, बिल्कुल हो जाऊं मैं, फिर चलने में भी दिक्कत हो ना। चलो मिलते हैं कल, कल नहीं मंडे को। ओके, थैंक यू। ओके ओके ओके।